हाँ, तो किसी को कुछ डाउट पूछना है क्या? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? अदिता? हाँ सर। ओके। तो मेनली फ्रिक्शन वाला चीज तुम्हारे कोचिंग में अभी चल रहा है। फ्रिक्शन के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात किया था। उसके कुछ डाउट्स पूछते रहना अपन बाद में भी। थोड़ा सा सर्कुलर मोशन आज देखते हैं। थोड़ा एक छोटा वीडियो मैंने बना के भेजा था। ऐसे, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज मैग्नीट्यूड। तो मैंने क्या किया कि ये तो हमको पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। लेकिन इसके दोनों पार्ट अलग अलग इमेजिन करने हैं कि व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो केवल मैग्नीट्यूड चेंज करने का रेट इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो हमने बोला कि वेलोसिटी को चेंज करने के लिए जो एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है, जो फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है, वो एक्सेलरेशन है। तो अगर तुम्हारे पास वेलोसिटी है एंड इफ यू हैव टू चेंज द वेलोसिटी, तो तुमको एक्सेलरेशन चाहिए। तो वेलोसिटी चेंज करने का एजेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने का एजेंट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन का वो पार्ट विच इज पैरेलल टू वेलोसिटी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। And the other part which changes the direction of velocity is called सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो दो तरह के एक्सेलरेशन बोल दिए। एक्सेलरेशन टोटल यही है, तो एक्सेलरेशन इज dv by dt एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज d mod v by dt। बट इसका डायरेक्शन वेलोसिटी के पैरेलल है, यहां पे v कैप लिखती। और द अदर एक्सेलरेशन विच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ओमेगा क्रॉस। तो हमारे पास कुछ सर्कुलर मोशन के रिजल्ट हैं, उसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई पार्टिकल आर रेडियस के सर्कल में v स्पीड से चल रहा है। तो पार्टिकल के चलने की वजह से सेंटर पे एंगल भी चेंज हो रहा है। सो दस एंगल इज रोटेटेड बाय वेलोसिटी एट द सेंटर इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस एंगल रोटेट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। And the velocity with which particle is moving depends upon the particle which is rotating। तो स्पीड को रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में रिलेशन बना है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसमें ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो हम यहां लिख देते हैं ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी। ये बिल्कुल काइनेमेटिक्स जैसा रिजल्ट लगेगा। वहां पे डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते तो बनता था वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे तो बन रहा है एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर देंगे तो बनेगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर पार्टिकल घूम रहा है तो जिस स्पीड, कितना एंगल पर सेकेंड घूम रहा है, इट इज कॉल्ड ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। और अगर घूमते घूमते फास्ट होता जा रहा है तो आप बोलेंगे इसका तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। तो जिस स्पीड से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा, द रेट एट विच एंगुलर वेलोसिटी इज चेंजिंग इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसका यूनिट देखोगे तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी है रेडियन पर सेकेंड। तो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी सेम नहीं होता, एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम नहीं होता, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो द क्वांटिटीज आर डिफरेंट। अभी यहां पे तीन बातें सामने आ रही है। एक, एक्सेलरेशन को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। ऐसा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट विच चेंजेस ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जो डायरेक्शन चेंज करेगा दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मान लीजिए एक पार्टिकल सड़क के किनारे रो रहा है, उसको वो तुमसे बोल रहा है कि मैं
अपना मैग्नीट्यूड चेंज करना चाहता हूं, मतलब मेरा मैग्नीट्यूड अभी 2 मीटर पर सेकेंड है, आई वांट टू बिकम 3 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड और 5 मीटर पर सेकेंड, मैं अपना स्पीड बदलना चाहता हूं, मैग्नीट्यूड बदलना चाहता हूं, तो तुम उसको बोलोगे ये लो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इफ यू फीड हिम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस पार्टिकल विल चेंज इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। लेकिन अगर कोई पार्टिकल सड़क के किनारे खड़ा और रो रहा है, कह रहा मुझे डायरेक्शन चेंज करना, मुझे सर्कल में घूमना है, मुझे अपना डायरेक्शन चेंज करना है, मुझे फास्ट नहीं घूमना, मुझे स्लो भी नहीं होना, मुझे एक ही स्पीड से केवल गोल घूमना है, गोल, तो तुमने बोला डायरेक्शन चेंज करने वाला एक्सेलरेशन चाहिए तुम्हें, तो तुम खाओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नाउ अब अंतर क्या है, अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से चल रहा है और उसके पास एक्सेलरेशन a है, अगर इस तरफ है और एंगल थीटा है, तो तुम बोलोगे अगर इसका कोई कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल आ गया, इस कंपोनेंट को कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ऐसा कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ गया उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे चेंज कर देगा, जिस तरफ है उस तरफ सर्कल की में मोड में घुमा देगा इसको, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इसका मैग्नीट्यूड बदल देगा। तो अगर कोई पार्टिकल घूमते घूमते फास्ट या स्लो होने लगे तो पार्टिकल हैज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बट घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल होगा। ठीक है, तो दो तरह के एक्सेलरेशन है, दिमाग में कैटेगराइज अलग करना। जब भी कर्व्ड पाथ में चलने लगे पार्टिकल, सर्कल में चलने लगे, पैराबोला में चलने लगे, किसी भी कर्व्ड पाथ में चलने लगे, तो आप बोलना दिस पार्टिकल मस्ट हैव अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बट अगर उसका मैग्नीट्यूड, स्पीड तेज या स्लो हो रही है, पहले 2 मीटर पर सेकंड चल रहा है, बाद में 3 4 5 से चल रहा है, किसी भी रास्ते में चल रहा है, तो टेंजेंशियल भी होगा सेंट्रीपिटल भी होगा। अगर स्ट्रेट पाथ पे चल रहा है तो सेंट्रीपिटल नहीं होगा, अगर कर्वेचर वाले पाथ पे चल रहा है तो सेंट्रीपिटल जरूर होगा, अगर स्पीड नहीं बदल रहा तो टेंजेंशियल नहीं होगा, अगर स्पीड चेंज कर रहा है तो टेंजेंशियल होगा। तो आपको दो अलग अलग कैटेगरी में कहानी बोलनी है। टोटल एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन को कहते हैं टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर का रूट, और उसका जो अगर टैन थीटा बनाएंगे ऐसे दिखेगा। मान लो पार्टिकल एक सर्कल में जा रहा है, तो सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल है, और जो टेंजेंट की तरफ है वो टेंजेंशियल है। इनका रिजल्टेंट नेट एक्सेलरेशन हो गया। अगर टेंजेंट के साथ इसका एंगल चाहिए तो tan थीटा इक्वल टू ए सी बाय ए टी, ये थीटा इज एंगल विद टेंजेंट। तो अब कंसोलिडेट करते हैं कि किसी भी सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चन में पार्टिकल के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो या ना हो, सेंट्रीपिटल जरूर होगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दो तरीके से लिखा या तीन तरीके से, वी स्क्वायर बाय आर, आर ओमेगा स्क्वायर, या वी इंटू ओमेगा। अगर इसको वेक्टर में लिखना है तो ओमेगा क्रॉस वी लिख देना है। फिर से लिखता हूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डी मॉड वी बाई डी टी और वेक्टर वी कैप, ये वेक्टर में लिख दिया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर तुम्हें अल्फा के टर्म्स में लिखना है तो अल्फा क्रॉस आर, यहाँ पे ओमेगा क्रॉस भी, अल्फा क्रॉस आर, आर मतलब रेडियस वेक्टर, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन वेक्टर। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है और जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये पार्टिकल के यानी सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर होते। तो पार्टिकल अगर ऐसे घूम रहा है तो राइट हैंड घुमाओ, घूमने के डायरेक्शन में राइट हैंड घुमाओ तो थंब ओमेगा बताएगा। अगर ओमेगा इंक्रीजिंग है तो अल्फा पैरेलल टू ओमेगा हो गया, अगर ओमेगा डिक्रीजिंग है तो अल्फा अपोजिट टू ओमेगा हो गया। बहुत सिंपल रखना है। तो पार्टिकल अगर ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो तुमने इसी सेंस में राइट हैंड घुमा देना है, हम जिस तरफ पॉइंट करेगा वो ओमेगा हो गया, तो तुम कहोगे सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर ओमेगा हो गया। बट पार्टिकल अगर घूमते घूमते फास्ट होता जा रहा है तो ओमेगा और अल्फा सेम डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होता है तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है ओमेगा। तो पार्टिकल अगर ऐसे सर्कल में घूम रहा है तो राइट हैंड घुमाया, थंब ऊपर हो गया। बट पार्टिकल घूमते घूमते फास्ट हो रहा है तो अल्फा भी ऊपर है। लेकिन अगर पार्टिकल घूमते घूमते स्लो होता जा रहा है, जैसे फैन स्विच ऑफ कर दिया, तो फैन का घूमने का डायरेक्शन तो सेम है बट इट इज गोइंग स्लोअर, तो ओमेगा ऊपर है अल्फा नीचे हो जाए, इस तरह से आपको डायरेक्शन देखना है। तो ये वेक्टर में आर अल्फा लिख दिया। एक बार और लिखते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है आर अल्फा डी मॉड वी बाई डी टी या आर डी ओमेगा बाई डी टी।
ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के 3 फॉर्मूले लिख दिए, सेंट्रीपिटल के फॉर्मूले फिर से लिख रहा हूँ, v स्क्वायर बाय आर या आर ओमेगा स्क्वायर या v इंटू ओमेगा। इसमें से कोई फॉर्मूला भी यूज कर लेंगे। मोस्टली रेडियस दिया होता है तो इन दोनों रिजल्ट में से ये दोनों रिजल्ट मेनली यूज करते हैं। इसके क्वेश्चन जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे हमको आइडिया लगता जाएगा। तो कुछ 7-8 सवाल फटाफट फटाफट करते हैं, स्पीड वैसे भी तेज रहती है, लेकिन क्वेश्चन आराम से पढ़ो। ये सारे एरोडोव के क्वेश्चन हैं और एसबीटी के हैं। तो ये अभी जो क्वेश्चन दिख रहा है ये एरोडोव में दिया है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। एन एयरक्राफ्ट लूप्स द लूप ऑफ रेडियस 500 मीटर विद कांस्टेंट वेलोसिटी 360 किलोमीटर पर आवर। 360 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में लिखें तो 360 को 5/18 कर देंगे, 18 से ये 20 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 20 इंटू 5 करेंगे तो 100 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी। फाइंड द वेट ऑफ फ्लायर ऑफ मास m 70 kg इन लोअर अपर एंड मिडिल पॉइंट ऑफ द पाथ। एक बार पार्टिकल किसी ऐसे सर्कल में जा रहा है, स्पीड v से ही जा रहा है, हर बार स्पीड v है, स्पीड नहीं चेंज हुई, तो देयर इज नॉट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑन दिस केस। बट इसमें हमको वेट पूछा है। अब देखो वेट का मतलब एपरेंट वेट होता है, तो एपरेंट वेट जैसे वेट तो होता है mg के बराबर नहीं, एपरेंट वेट होता है नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। यानी जिस चेयर पे, जिस टेबल पे, जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो, वो जितना नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा उस नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू ही आपको एपरेंट वेट फील कराएगा। इसलिए किसी लिफ्ट में जाते हैं और लिफ्ट अगर ऊपर एक्सेलरेट हो जाए, सूडो फोर्स नीचे लग जाए, तो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस ma हो जाएगा, तो तुम कहोगे वेट बढ़ गया ऐसा लग रहा है, वेइंग मशीन का रीडिंग बढ़ जाएगा। और अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो जाए तो तुम्हारा एपरेंट वेट कम हो जाएगा। तो वेट का मतलब एपरेंट वेट है नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। तो यहां पे मास 70 kg है और रेडियस 500 मीटर है। तो हमने नीचे वाले पॉइंट पे अगर एक एफबीटी बनाया, तो अब यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरह हम बात करेंगे। तो मान लो एक नॉर्मल रिएक्शन अंदर लग रहा है और mg वाला फोर्स नीचे लग रहा है, ये v वेलोसिटी से चल रहा है। तो तुमने बोला सर्कल के लोएस्ट पॉइंट पे होगा, तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ है। अब रूल ये है कि अगर बॉडी के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है तो सेंटर वाला फोर्स बाहर वाले फोर्स से हमेशा बड़ा होगा। ये न्यूटन्स लॉ जैसा लगा दिया। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इक्वेशन बना n1 माइनस mg इज mv स्क्वायर बाय आर। एक बार mv स्क्वायर बाय आर कैलकुलेट कर लेते हैं तो 70 वेलोसिटी का वैल्यू लिख दिया 100 इंटू 100 अपॉन 500। तो ये 500 से 100 काट दिया, 5 से ये कैंसिल कर दिया, 20 हो गया, तो ये 1400 हो गया, 1400 न्यूटन। तो n1 का वैल्यू हो गया 1400 प्लस 70g, g का वैल्यू 10 लिख दिया, तो 1400 प्लस 700 2100 हो गया, यानी कि 3 mg के बराबर लग रहा है। ये 2 mg के बराबर लग रहा है, 3 mg के बराबर। 70 किलो का आदमी है तो 700 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे 2100 न्यूटन का फोर्स है, mg ऐड हो गया इधर जाके। तो यहाँ पे वेट 3 mg के बराबर फील होगा, मतलब आदमी 70 किलो का, ऐसा लगेगा 210 किलो का आदमी। ऊपर वाले पॉइंट पे चेक करते हैं। ऊपर वाले पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे लग रहा है, n2 लिख दिया, mg नीचे लग रहा है, तो दो फोर्स नीचे हो गए। जितना भी फोर्स सेंटर की तरफ होता है उसी को, तो हमने लिखा नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू mv स्क्वायर। तो आपने देखा इसमें तो सर दो दो फोर्स नीचे सेंटर की तरफ लग रहे हैं, तो दोनों का ऐड कर दिया, n2 प्लस mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर। mv स्क्वायर बाय आर का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करा था तो 2 mg के बराबर था, 2 mg माइनस mg कर दिया, तो n2 का वैल्यू 2 mg माइनस mg इक्वल टू mg। ठीक है। Sir, हाँ, can we use conservation of energy here to get the answer? no, because it is written that this is moving with constant velocity. So constant मतलब एयरक्राफ्ट है, वो अपनी वेलोसिटी अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, दिस इज नॉट फॉलिंग फ्रीली। समझ गए? हाँ sir. तो in this case we are not conserving energy because it is already given as it is moving with constant velocity. So whatever
extra gravitational force is acting on aircraft is balanced by its wings and जो भी मैकेनिज्म यानी कि जो भी उसका एरोडायनेमिक्स होगा उससे। अभी ये साइड वाले पॉइंट पे देखेंगे तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन उसका N3 एंड N4 कर दिया, एक नॉर्मल रिएक्शन mg को बैलेंस कर लेगा और दिस नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो N3 का वैल्यू विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन mv²/r विच इज इक्वल टू 2mg, और एक नॉर्मल रिएक्शन जो N4 है वो उसके सीट पे mg को भी बैलेंस अलग से कर रहा होगा, तो आदमी नीचे तो नहीं गिर रहा, मतलब वन नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंसिंग mg, अदर नॉर्मल रिएक्शन इज गिविंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। So there are two normal reactions, so the total weight will be N3 square plus N4 square, क्योंकि मैंने इनका वेक्टर सम कर दिया, N4 और N3 दोनों परपेंडिकुलर, एक फोर्स लग रहा है टेंजेंशियल नॉर्मल और एक लग रहा है सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन। तो आपको या तो ऐसे सॉल्व करना है या फिर आपको ऐसा बोलना है कि देखो दूसरा प्रोसेस भी अभी कर लेते हैं बात। मैंने क्या बोला, इसको एक बार ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मैंने कई बार बच्चों से पूछता हूं कि बताओ कोई पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो क्या क्या फोर्स लगेंगे, तो बेचारे मासूम बच्चे बोलते हैं कि सर एक तो जो भी mg नॉर्मल टेंशन लग रहा है वो लगेगा, लेकिन सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ये मैंने छोटे वीडियो में जो उस दिन भेजा था कल, उसमें मैंने आपको बताया कि जब भी पार्टिकल सर्कल में चलते दिख रहा है तुम्हें, यानी तुम ग्राउंड से देख रहे हो एंड द पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लगता, जो फोर्स लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट वैल्यू सेंटर की तरफ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बार और समझो, अगर एक पार्टिकल सर्कल में ऑलरेडी घूम रहा है और हम ग्राउंड से इसको देख रहे हैं, तो दिस पार्टिकल इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स अलोंग द सर्कल, तो यहां पे मान लो सेंटर की तरफ F1 लग रहा है और बाहर की तरफ F2 लग रहा है। अब इनमें से कोई भी सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, ये जो सेंटर की तरफ लग रहा फोर्स है ये हमेशा बड़ा होगा, और ये नेचुरल फोर्सेस है, mg नॉर्मल टेंशन फ्रिक्शन, ये वही वाले फोर्स है, तो ये हमेशा बड़ा होगा, बाहर वाला हमेशा छोटा होगा। तो हमने लिखा है नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, यानी जो फोर्स लग रहे हैं उन्हीं में से जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा सेंटर की तरफ आएगा, उसको mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कर दो। ये मास इनटू एक्सेलरेशन लिख रहे हो, ये वैसा ही इक्वेशन है जैसे किसी ब्लॉक पे एक 10 न्यूटन इधर लगा दो और 3 न्यूटन इधर लगा दो और फिर बोलो ये बताओ किस तरफ एक्सेलरेट होगा, तो तुमने बोला 10 न्यूटन तो 3 न्यूटन से बड़ा है तो राइट में एक्सेलरेट होगा, तो मैंने राइट में एक्सेलरेशन ए मान लिया, तो तुमने बोला नेट फोर्स 10 - 3 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जिस तरह से न्यूटन लॉ लगाते हो वैसे ही सर्कल में तुम्हें खुद ये हमेशा बोलना है कि सेंटर वाला फोर्स कभी बाहर वाले से छोटा नहीं होगा। तो ये इट इज मूविंग टू, ऐसे ऊपर की तरफ मूव किया, इसका मतलब है सेंटर ऊपर है, इसका मतलब है ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले से बड़ा है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर वाला इज ऑलवेज ग्रेटर देन अवे फ्रॉम द सेंटर वाला फोर्स। तो नेट फोर्स यहां पे लिखा F1 - F2। हमको कैसे पता F1 बड़ा है? वही मैं सिखा रहा हूं कि हमेशा सेंटर वाला बड़ा लो, बाहर वाला छोटा, जो डिफरेंस लिखो इक्वल टू mv²/r के इक्वल कर दो। अगर ओमेगा दिया है तो इसको mr ओमेगा स्क्वायर के इक्वल कर दो। ऐसा तुम्हें तब देखना है जब सर्कल दिख रहा है। फिर इसमें मैंने सिखाया कि एक टर्म होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल में क्या डिफरेंस होता है? सेंट्रीपिटल कोई फोर्स नहीं होता, जितना फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट टुवर्ड्स द सेंटर इज अनबैलेंस्ड, यानी सेंटर की तरफ अगर 100 लग रहा है, बाहर की तरफ अगर 20 लग रहा है, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ 80 हो गया। दिस 80 इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने वीडियो में बोला, एक पोस्ट एक डेजिग्नेशन होती है। डेजिग्नेशन किसको बोलते हैं? कि जैसे तुम्हारे स्कूल में प्रिंसिपल सर है, प्रिंसिपल सर का नाम राजेश है, तो राजेश उनका असली नाम है, प्रिंसिपल सर उसकी पोस्ट है। तो जब वो प्रिंसिपल रहेंगे तो तुम प्रिंसिपल बोलो, अगर उनको प्रिंसिपल की जॉब से हटा दिया तो तुम उनको राजेश बोलो ना, प्रिंसिपल जब है तो प्रिंसिपल बोलो। ऐसे ही mg अगर सेंटर की तरफ लग रहा है तो mg है, लेकिन mg सेंटर की तरफ लग रहा है तो mg इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जो भी सेंटर की तरफ रिजल्टेंट फोर्स है दैट वैल्यू इज कॉल्ड, जैसे 100 लग रहा है सेंटर की तरफ, बाहर लग रहा है 20, तो 80 न्यूटन इज एक्टिंग टुवर्ड्स अ सेंटर अनबैलेंस्ड, दिस 80 न्यूटन विल बी नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स।
अलग से कोई सेंट्रीपिटल फोर्स सवालों में नहीं लगाया जा सकता। अगर प्रिंसिपल सर घर तुम्हारे स्कूल में आ रहे हैं तो तुम ये थोड़ी ना बोलोगे दो लोग आ रहे हैं, एक राजेश आ रहा है, एक प्रिंसिपल आ रहा है। अरे राजेश इज एक्टिंग एज प्रिंसिपल इन दिस केस। घर जाएगा तो उसके बच्चे प्रिंसिपल थोड़ी ना बोलेंगे, वो पापा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे उसकी पोस्ट पापा वाली है। तो जो फोर्स अगर टेंजेंट की तरफ लग गया तो वो फोर्स mg है, बट टेंजेंट की तरफ लग गया तो इस कहानी में इट इज कॉल्ड टेंजेंशियल फोर्स। अगर वो सेंटर की तरफ लग गया तो उस कहानी में इट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल आर द नेम, नॉट द फोर्स। नाम है, फोर्स नहीं। जो भी फोर्स ऐसे लगेगा उसका नाम रख देंगे। जो अगर दो फोर्स लग रहे हैं तो रिजल्टेंट निकाल लो, उसको बोलो सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल फोर्स। तो ये बात दिमाग में रखना कि हम कभी भी एफबीडी में सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएंगे नहीं। जो लग रहे हैं उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन राइट साइड में लिखेंगे। ये तब जब सर्कल को ग्राउंड से देखेंगे कि सर्कल बनते दिख रहा है। लेकिन मैंने दूसरी बात क्या बोली कि अगर तुम इसी सर्कल पे बैठ जाओ, जो ऑब्जेक्ट सर्कल पे चल रहा तुम उसी पे बैठ गए, तो तुम तो फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ गए। क्यों? क्योंकि जो सर्कल पे चलता है उसके पास दो एक्सेलरेशन हो सकते हैं। अगर उसकी स्पीड बदल रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर उसका डायरेक्शन बदल, सर्कल है तो डायरेक्शन बदलेगा ही। इफ द डायरेक्शन इज चेंजिंग इट हैज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो एनी ऑब्जेक्ट व्हिच इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन मूविंग इन अ सर्कल हैज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठने पर तुमको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन तुम इसी ऑब्जेक्ट पे बैठ गए तो ये ऑब्जेक्ट तुम्हें रेस्ट पे दिखेगा और सूडो फोर्स ऐसे बाहर m इंटू ए सी बाहर लगने लगेगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखेगा। तो तुम बोलोगे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है F1, बाहर की तरफ लग रहा था F2, अब और बाहर की तरफ लग रहा है MAC, और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिख रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तब होता है जब उस पर नेट फोर्स जीरो होता है। तो तुमने बोला F1 इज इक्वल टू F2 प्लस MAC, तो तुमने यही इक्वेशन दोबारा लिख दी, F1 इज इक्वल टू F2 प्लस mv स्क्वायर बाय r। ये इसलिए लिखा क्योंकि ऑब्जेक्ट दिख रहा था रेस्ट पे। तो यही इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम हो गई, बट दोनों की थिंकिंग अलग है। कोई पार्टिकल तुम्हें सर्कल में दिख रहा है तो फोर्स बैलेंस नहीं होंगे, सेंटर वाला बड़ा होगा, बाहर वाला कम होगा, डिफरेंस इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। और अगर तुम उसी ऑब्जेक्ट पे बैठ गए तो फिर सेंटर वाला फोर्स और बाहर वाले फोर्स में एक एक्स्ट्रा बाहर फोर्स लगेगा। दिस एक्स्ट्रा फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज अ सूडो फोर्स। सूडो फोर्स। तो हमें कब लगाना सूडो फोर्स? अगर हम पार्टिकल पे बैठ जाएंगे सूडो फोर्स, पार्टिकल में नहीं बैठेंगे तो नो सूडो फोर्स। पार्टिकल में नहीं बैठेंगे, सर्कल दुख देखेंगे तो अनबैलेंस फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो कहानी सेम है, लेकिन ज्यादातर टीचर और ज्यादातर बच्चे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के सॉल्व करते हैं। उसका कारण मैंने ये बताया कि अगर पार्टिकल तुम्हें रेस्ट पे दिख रहा है तो वो हर डायरेक्शन में रेस्ट पे होता है। हर डायरेक्शन में रेस्ट पे होने से उस पर नेट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में बैलेंस किया जा सकता है। तो अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें कभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से कर लेंगे, कभी सेंट्रीपिटल फोर्स से कर लेंगे, हमारी मर्जी है जो मर्जी करना है। ठीक है? तो ये बैंकिंग ऑफ रोड का एक एग्जांपल होता है, उसको थोड़ा समझेंगे बैंकिंग ऑफ रोड को और एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। देखो लिखा हुआ है, सिविल इंजीनियर्स bank a road to help a car negotiate a curve. While designing a road, they usually ignore friction. However, a young engineer decided to include friction in his calculation while designing the road. Radius of curvature of the road and coefficient of friction between tire and road is mu. What should be the banking angle theta naught so that car traveling up to maximum speed v naught can negotiate the curve. देखो बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है कि एक रोड ऐसे कर्व्ड पाथ पे है, लेकिन उसका आउटर एज इनर एज से थोड़ा ऊपर बनाते हैं, यानी रोड को ऐसे टिल्ट कर देते हैं एट अ शार्प टर्न। टिल्ट करने से नॉर्मल रिएक्शन जो रोड के परपेंडिकुलर वर्टिकल लगना था वो सरफेस इंक्लाइन प्लेन जैसा होता है। नॉर्मल रिएक्शन एक्स टेढ़ा, यानी वर्टिकल में नहीं लग के सरफेस के परपेंडिकुलर। एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन कैन बी ब्रोकन इनटू कंपोनेंट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाता है तो पार्टिकल आसानी से सर्कल में घूमता है। तो मेरे पास एक कार है विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v नॉट इन दिस कर्व्ड पाथ, ऐसे सर्कल में चल रही है r रेडियस के सर्कल में। तो इस समय इसका वेलोसिटी v नॉट है और इसका मैं अब एफबीडी बना रहा हूं, एंगल थीटा नॉट का वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में। ज्यादातर सब आपके स्कूल में या ज्यादातर जगह वेलोसिटी का वैल्यू पूछते हैं, यहाँ पे एंगल पूछा है, वेलोसिटी देके। तो अगर हम मैक्सिमम स्पीड से कार को चलाएंगे
तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। अब हम कार में ही बैठ रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल बाहर लगेगा तो कार को बाहर पुश करेगा, तो जितना तेज चलाएंगे उतना सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। तो हमें मैक्सिमम स्पीड से चलाना है तो मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल लगेगा। तो कार हैज अ टेंडेंसी टू मूव आउट ऑफ द सर्कल, बाहर की तरफ। तो फिर बाहर की तरफ पुश करेंगे कार को तो फ्रिक्शन अंदर लगेगा। तो मैंने देखो एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया, एक फ्रिक्शन लगाया अंदर की तरफ, एक mg लगाया और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाया। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम अपनी मर्जी से लगा दे रहे हैं mv0 स्क्वायर। भैया इस कहानी में ये एंगल थीटा पूछा है। तो अगर मैं जैसे अब देखो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। हम ऐसे फोर्स को बैलेंस कर सकते हैं या फिर इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर एंड पैरेलल भी बैलेंस कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन क्योंकि टेंडेंसी मैक्सिमम है फिसलने की, तो फ्रिक्शन को भी हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स ले लिया, क्योंकि जब मैक्सिमम स्पीड से चलाते हैं तो इट हैज अ मैक्सिमम टेंडेंसी टू स्लाइड अप, और अप स्लाइड होने के लिए फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, ऐसे लिख दिया। तो हमारे पास नॉर्मल को काटना है तो हम बहुत सारे ऑप्शंस लेके कर सकते हैं। जैसे मैं नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मल और फ्रिक्शन के कंपोनेंट लेके सॉल्व करते हैं, मैं उल्टा सॉल्व कर। अभी नॉर्मल के अगेंस्ट मैंने एक लाइन बना दिया और फ्रिक्शन के अगेंस्ट एक लाइन बना दिया। ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे थीटा लिख दिया, यहाँ पे एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा लिख दिया, यहाँ पे एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर साइन थीटा लिख दिया। ऐसे mg का यहाँ पे एंगल थीटा है तो mg का परपेंडिकुलर टू सरफेस कंपोनेंट होता है mg cos थीटा, और फ्रिक्शन के अलॉन्ग हो जाएगा mg sin थीटा। अब अगर मैं ये डायरेक्शंस छोड़ दूं और प्लेन के पैरेलल और प्लेन के परपेंडिकुलर वाले फोर्सेस को बैलेंस कर दूं, तो इक्वेशन क्या बना? पैरेलल वाले फोर्स देख रहे हैं, mg sin थीटा प्लस म्यू एन इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा। तो म्यू एन का वैल्यू निकाला, म्यू एन इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। इसी तरीके से ऐसे परपेंडिकुलर वाले, ये इस डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस करें तो ऊपर लग रहा है नॉर्मल और नीचे लग रहा है एम वी स्क्वायर साइन थीटा एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ लिख दिया नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। अब इसको नॉर्मल की जगह यहां रख दें तो फ्रिक्शन के ऊपर एक रिलेशन बन गया। तो मैं इसको भी यहीं से सॉल्व कर देता हूं। बड़ा तो हो गया म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए सी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी एम ए सी कॉस थीटा माइनस एम जी से एम ए सी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन, प्लस नहीं माइनस है। क्वेश्चन में हमको थीटा का वैल्यू पूछा है तो हम इसमें पूरे को कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो म्यू एम जी प्लस एम ए सी टैन थीटा इज इक्वल टू एम ए सी माइनस एम जी टैन थीटा। अब टैन थीटा को इधर ले जाके कॉमन ले लेते हैं, तो एम ए सी प्लस एम जी, ये म्यू है, इंटू टैन थीटा इक्वल टू एम ए सी माइनस म्यू। तो टैन थीटा का वैल्यू आ गया एम ए सी माइनस म्यू एम जी अपॉन म्यू एम ए सी प्लस एम जी। एम भी कैंसिल कर देते हैं तो टैन थीटा का वैल्यू आया वी स्क्वायर बाय आर माइनस म्यू जी अपॉन म्यू वी नॉट स्क्वायर बाय आर प्लस जी। आप देखो ध्यान से तो आपको एक रिजल्ट बनता दिखने लगेगा। इस क्वेश्चन में टैन थीटा का वैल्यू पूछा है और वेलोसिटी का वैल्यू वी नॉट दिया है। यही सवाल अगर आपको स्कूल में या और कोचिंग में पूछा जाए और पूछते हैं
मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ कितनी लगेगी टू कंप्लीट द सर्कल और टू मूव विदाउट स्लिपिंग इन द सर्कल। तो यहाँ वेलोसिटी वी नॉट का वैल्यू पूछा जाएगा, तो तुम उसको अप्रोप्रिएट तरीके से अलग अलग लेके इसको वी नॉट को कॉमन लेके tan थीटा से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो अगर हम इसी इक्वेशन को AC AC को एक साथ ले लें तो m वी नॉट स्क्वायर बाय r कॉमन ले लिया, 1 माइनस म्यू tan थीटा इज इक्वल टू mg म्यू प्लस tan थीटा। जी tan थीटा म्यू प्लस tan थीटा हो जाएगा, m से m कैंसिल कर दिया तो वी नॉट का वैल्यू हो जाएगा जी आर म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये हमारा वेलोसिटी का रिजल्ट आ गया। आप अगर अपने कोचिंग के नोट्स भी देखेंगे तो उसमें यही वेलोसिटी आपको पूछी जाती है। इसको थोड़ा सा एलैबोरेट और कर दूं अगर, तो यहाँ पे ये जो म्यू tan थीटा लिखा है, अगर इसी रिजल्ट में बैंकिंग ना हो, समझिए ये रहा, देखो फिर से लिख, आप देखना तो आपके स्कूल में ये रिजल्ट को पढ़ाया गया होगा कि मैक्सिमम वेलोसिटी या जो भी कोचिंग में, तो ये आंसर आता है √GR म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ये है। अभी कह रहे हैं अगर बैंकिंग ना हो, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, ओनली फ्रिक्शन हो, ओनली म्यू इज प्रेजेंट, तो सड़क में केवल फ्रिक्शन है और उसी से घूमना है हमें, तो फिर यहाँ पे tan थीटा को 0 लिख दूंगा तो वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √μgr। अगर म्यू 0 हो यानी ओनली बैंकिंग हो और स्मूथ रोड हो, ओनली बैंकिंग स्मूथ रोड, तो केवल बैंकिंग के भरोसे घुमाना हो तो वेलोसिटी का वैल्यू देखो, अभी म्यू को 0 रख देंगे तो ऊपर tan थीटा बचेगा, तो GR tan थीटा हो जाएगा। तो ये वो वाला कैलकुलेशन है जब जैसे बोल रहा है ना, सिविल इंजीनियर्स आर कैलकुलेटिंग द बैंकिंग एंगल विदाउट टेकिंग फ्रिक्शन इनटू कंसिडरेशन। हमने क्या, फ्रिक्शन भी कंसिडर करो, तो दो फोर्सेस हो गए। लेकिन आपने चालाकी देखी, आप अगर इसके सोल्यूशन को कहीं भी चेक करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा कि एक हमने नॉर्मल और फ्रिक्शन के कंपोनेंट का रखे, लेकिन मैंने mg और mv स्क्वायर बाय r के कंपोनेंट कर दिए, तो n और म्यू n का वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट करके आपस में रिप्लेस कर दिया। तो जब भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट रुक जाता है, और जब रुक जाता है तो उसको किसी भी डायरेक्शन में बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि रुका हुआ ऑब्जेक्ट तो हर डायरेक्शन में बैलेंस है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग हैज कर्व्ड length L and radius R. Car enters the turn with speed V0 and its speed increasing at a constant rate F. If the coefficient of friction is mu, यहाँ पे mu लिखते हैं, m की जगह mu. At what time T0 after entering the curve will the car skid? अब ये काइनेमैटिक्स का सवाल है, इसमें अब हमें केवल टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ये सब सॉल्व करना है, तो काइनेमैटिक्स होती है। काइनेमैटिक्स मतलब हमको इसमें केवल इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व कर देना है। तो क्वेश्चन लिखा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर टर्निंग हैज कर्व्ड लेंथ L एंड रेडियस R। एक टर्न है जिसका लेंथ L का कर्व है, यहां से कार एंटर करेगी, ऐसे घूम के यहां तक जाएगी और बीच में स्लिप हो जाएगी। तो पूछ रहा है कहां पे जाके स्लिप हो जाएगी, कार रोड पे चल रही, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है स्पीड इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट, जैसे ऊपर से देखें, अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो कार ऐसे चलते हुए यहां से यहां ऐसे मुड़ रही है, तो कार के पास हमेशा एक तो लिखा है स्पीड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट F। स्पीड का रेट ऑफ चेंज होता है d/dt ऑफ स्पीड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उसका वैल्यू दिया है F। क्वेश्चन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू F है, ठीक है। एट व्हाट टाइम T0 आफ्टर एंटरिंग, it is take it for granted that it skids somewhere on the turning,
और इनिशियल स्पीड v नॉट है, क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, तो v नॉट से चला, थोड़ी देर तक स्पीड बढ़ती गई, बढ़ते समय इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और जैसे जैसे चलता जाएगा तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, यानी इसके पास दो दो एक्सेलरेशन है। तो बस दोनों एक्सेलरेशन फ्रिक्शन से ही प्रोवाइड होंगे, क्योंकि एंगल तो है नहीं। तो क्वेश्चन है टोटल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर का रूट। तो टेंजेंशियल की जगह लिख दिया एफ स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जगह लिख दिया v स्क्वायर बाय आर। v है उसी मोमेंट की वेलोसिटी जहां पे फिसलेगा, या किसी भी मोमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि ये जितना भी एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है, तो व्हेन द कार स्किड्स, ये जहां पर भी फिसलना चालू होगा वहां पे फ्रिक्शन फोर्स अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुका होगा, विच इज म्यू इनटू एन। क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है तो mg और नॉर्मल रिएक्शन बराबर होंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलेगा तो केवल डाउनवर्ड mg लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, तो म्यू इनटू एन की जगह म्यू mg लिख दिया। यानी कि मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन जो हुआ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन हुआ म्यू इनटू जी, यहां पे रख देते हैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन फिसलने के टाइम पे। तो आ गया म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस v का पावर 4 बाय आर स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाओ तो वेलोसिटी का आंसर आ जाएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बाय इंटू आर स्क्वायर का पावर 1/4। ये जो वेलोसिटी आ गया ये उस मोमेंट का वेलोसिटी है जब स्लिपिंग स्टार्ट होगा, व्हेन स्लिपिंग स्टार्ट्स। हमको कैसे पता उस समय स्लिपिंग स्टार्ट होगा? क्योंकि हमने फ्रिक्शन को कितना ले रखा है, फिसलते समय लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसका मतलब फिसलते समय म्यू जी एक्सेलरेशन है, तो जो मैक्सिमम फोर्स लग सकता है वहां तक चलेगा, उसके जस्ट उसी मोमेंट पे फिसलना शुरू करेगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू जी को यहाँ पे रख दिया तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई तो वो वेलोसिटी का वैल्यू बस टाइम के साथ निकालना मुझे। तो हमने बस इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना है। तो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, बाद में जब फिसलना शुरू कर रहा वेलोसिटी v है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जिससे स्पीड चेंज हो रही है वो f है, तो f इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस at लगा रहे हैं, तो v इज इक्वल टू u प्लस ft। तो ये टाइम निकालना है हमें, तो v का वैल्यू वो देखो वहां पे हमारे पास है, तो समझ गए ना, v माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय f इज टी नॉट, और ये v का वैल्यू इस इक्वेशन से यहां से उठा के वहां रख देंगे। तो थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्या होता है कि कई बार हम जब सर्कल के सवाल सॉल्व करते हैं तो हम लोग बोलते हैं जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। नहीं, वहां पे चेक कर लो कि कहीं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो नहीं है सवाल में। अगर टेंजेंशियल भी है सेंट्रीपिटल भी है तो जो फोर्स है वो दोनों एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी चाहिए, टेंजेंशियल भी चाहिए, तो टोटल एक्सेलरेशन चाहिए यहाँ पे नेट। तो फ्रिक्शन ये वाले डायरेक्शन में लगेगा जिससे कि एक कंपोनेंट उसको टेंजेंशियल भी प्रोवाइड करवा पाए और दूसरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड करा पाए, बिकॉज देयर इज ओनली वन एक्सटर्नल फोर्स अवेलेबल, फ्रिक्शन। देखो जरा, स्मॉल स्फीयर ऑफ मास एंड सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड is first taken aside so that thread forms a right angle with vertical, then release. Find total acceleration of the sphere and thread tension as a function of theta, the angle of deflection of thread from the vertical theta दिया। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, हम लोग इसको सॉल्व कर लेते। देखो यहाँ इसमें ना थोड़ा एनर्जी कंजर्वेशन भी लगेगा, लेकिन वो तुम्हारी मर्जी है, तुम एनर्जी से करना चाहो तो करो, नहीं तो आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से भी कर सकते हो। तो मान लीजिए 90 डिग्री वाले जगह पे यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 और पार्टिकल अभी रास्ते में पहुंचा है, यहां से छोड़ा है, यहां से ये रास्ता चलते हुए ये अभी वर्टिकल से थीटा एंगल पे पहुंचा है और v वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये जो साइड में वेलोसिटी है, साइड में जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी का वैल्यू, एक मिनट, साइड में जो वेलोसिटी आई, यहां पे छोड़ा है ये पोजीशन 1 है, यहां पे पहुंचा है ये पोजीशन 2 है,
हम एनर्जी कंजर्वेशन से भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो मैं वही ट्राई करूंगा, क्योंकि आप लोग समझदार हो तो समझ जाओगे। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0, लेकिन यहाँ पे हाइट ज्यादा है। देखो नीचे वाले पॉइंट से, तो ये देखो, ये आर रेडियस का अगर सर्कल है, या कितना दिया, स्मॉल स्फीयर by a thread taken aside so that it forms right angle, टेंशन पूछा है, ये पूछा है एंगल थीटा पे, ठीक है। तो धागे का लेंथ नहीं दिया हमने, इसको आर रेडियस का सर्कल मान लिया, तो यहाँ पर भी आर है, ये भी आर है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल देखोगे तो यहाँ पे ये आर कॉस थीटा लेंथ दिखेगा, ये आर कॉस थीटा, ये वाला लेंथ, यहां से यहां तक, ये वाला लेंथ आर कॉस थीटा है। तो पार्टिकल ऊपर से नीचे जब आ रहा है, इधर से घूम के आ रहा है, तो कितना हाइट नीचे गिरता है, आर कॉस थीटा। तो बस अंडर ग्रेविटी चला दो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी √2gh हो जाएगा। तो वेलोसिटी इज √2gh, h की जगह लिख दिया 2g r cos थीटा। ये क्या आ गया, ये वेलोसिटी आ गया। अब जब वेलोसिटी हमको पता चल जाए, तो किस मोमेंट की वेलोसिटी आ गई, जब ये वर्टिकल से थीटा एंगल पे पार्टिकल पहुंचे, यहां पोजीशन 1 है, यहां पे पहुंचे, यहां से चलते 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 यहां पे वो भी वेलोसिटी पे पहुंचा, और वेलोसिटी का वैल्यू √2gh से हमने निकाला 2gr cos थीटा। तो इस समय वेलोसिटी आ चुकी है, इस समय का रेडियस भी हमारे पास है, तो इसी समय का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमको कैलकुलेट हो जाएगा। फॉर्मूला होता है v²/r, वेलोसिटी की जगह लिख दिया इसका स्क्वायर, तो 2gr cos थीटा अपॉन r कर दिया, कट गया r, तो आंसर आया 2g cos थीटा। देखो डायमेंशनली भी बिल्कुल सही आ रहा है, एक्सेलरेशन g के टर्म्स में आ रहा है, 2g cos थीटा, ठीक है। अभी अगर मैं इसका एफबीडी यहीं पे बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम, तो क्या क्या फोर्स इस पे लग रहे होंगे, तो आप कहोगे एक तो mg लग जाएगा, एक टेंशन लग जाएगा, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा देते, क्योंकि सर्कल चल रहा है, सेंटर इधर ऊपर की तरफ है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे बाहर की तरफ लगा दिया, उसको लिख दिया mv²/r, और v²/r का वैल्यू 2g cos थीटा, तो m 2g cos थीटा, ऐसा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दी, ठीक है, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल हो गया। अभी टेंजेंशियल नहीं लगाया, टेंजेंशियल करस्पॉन्डिंग हम नहीं लगा रहे, तो टेंजेंशियल अलग से कैलकुलेट कर देंगे। तो mg है, ये एंगल थीटा, वर्टिकल से एंगल थीटा है, तो mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा इधर हो गया, mg का एक कंपोनेंट टेंजेंट की तरफ mg sin थीटा हो गया, करेक्ट। तो आप देखेंगे कि ये सेंटर वाले लाइन पर ऑब्जेक्ट ना तो बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस सेंटर वाले लाइन पर बैलेंस कर चुका है, तो टेंशन अंदर है और बाहर mg cos थीटा प्लस 2mg cos थीटा है, तो टेंशन का टोटल वैल्यू हो गया 3mg cos थीटा। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, देख लो, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया 2mg cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे 2g cos थीटा सेंट्रीपिटल एक्शन, 2mg cos थीटा, और mg cos थीटा का एक mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा और हो गया, सो देयर इज टोटल फोर्स 3mg cos थीटा, बाहर की तरफ अंदर की तरफ टेंशन, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल लगा रखे हैं, तो या तो पार्टिकल बाहर भी नहीं जाएगा अंदर भी नहीं जाएगा, और बैलेंस भी है। लेकिन ये वाला फोर्स अनबैलेंस है, और ये टेंजेंशियल फोर्स है। टेंजेंशियल फोर्स कौन सा एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो हमने लिख दिया mg sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू at, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू आया g sin थीटा। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ो, लिखा है द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ स्फीयर एंड थ्रेड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा इज डिफ्लेक्शन फ्रॉम वर्टिकल, वर्टिकल से थीटा एंगल पे पार्टिकल दिखे, तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है g sin थीटा, उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है 2g cos थीटा। तो क्या टोटल एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे, तो हमने बोला नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है √at² प्लस ac²। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना इजी है, सेंट्रीपिटल देखो वेलोसिटी से निकाला हमने, वो v²/r से, तो यहाँ पे 4 cos² थीटा, ये sin² थीटा, g √1 + 3 cos² थीटा हो जाएगा। अपने आप दिमाग लगाना कैसे हो गया, 4 cos² थीटा प्लस 1 sin² थीटा, तो साइन और कॉस मिलके एक बार में 1 हो जाएंगे, ऐसे हो जाए। आगे क्या पूछा है, नेक्स्ट सवाल, टेंशन भी आ गया है, टेंशन का वैल्यू 3mg cos थीटा, टोटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल को स्क्वायर करके ऐड कर दिया। लिखा है आगे बी ऑप्शन, बी पार्ट में, द थ्रेड टेंशन एट द मोमेंट
व्हेन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्फीयर वेलोसिटी इज मैक्सिमम। वर्टिकल वेलोसिटी इज मैक्सिमम। अब देखो यहां पे काइनेमेटिक्स फिर से लगाएंगे। एक बार मन में सोच के देखो क्या पूछा है और उसको दिमाग में रखो। यहीं पे 2-3 स्लाइड जोड़ देते हैं। एक बार मन में सोचो, दिमाग लगाओ। मैंने क्या लिखा कि वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए, इज मैक्सिमम। कभी भी सवाल में कोई वेलोसिटी मैक्सिमम है तो इसका मतलब वो वाला एक्सेलरेशन जीरो है, वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो। ये क्यों लिखा? क्योंकि जो भी चीज मैक्सिमम या मिनिमम होती है उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। तो वर्टिकल वेलोसिटी निकाल के उसको मैक्सिमा करने से बढ़िया है वर्टिकल एक्सेलरेशन को जीरो कर देना। अब देखो पूछ रहा है कितने एंगल पे वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी में क्यों है, देखो ध्यान से देखो। यहां पे पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ, यहां पे चला 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 चला, जब यहां पहुंचेगा तो हॉरिजॉन्टल में चल रहा होगा। इसका मतलब है रास्ते में थोड़ी देर तक इसका वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, बाद में वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया, तो कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ा है, फिर घटने लगा, फिर जीरो हो गया। तो यहां पे टोटल वेलोसिटी जीरो है, यानी यहाँ वर्टिकल भी जीरो है, हॉरिजॉन्टल भी जीरो है। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल ओनली हॉरिजॉन्टल चल रहा है, दैट मींस पार्टिकल इज इंक्रीजिंग इट्स वर्टिकल वेलोसिटी फॉर सम टाइम, देन इट डिक्रीजेस एंड टर्न टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल। तो नीचे वाले पॉइंट पे पार्टिकल इज ओनली मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयर इज नो वर्टिकल वेलोसिटी। पहले भी वर्टिकल नहीं था, बाद में भी वर्टिकल नहीं है, लेकिन बीच में तो वर्टिकल आया है, मतलब फॉर सम टाइम वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन विल इंक्रीज, व्हाई? बिकॉज इट इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। फिर ये हॉरिजॉन्टल की तरफ मुड़ गया तो वर्टिकल वेलोसिटी बिकम्स अगेन जीरो। तो एक वैल्यू इंक्रीज होके वापस जीरो हो जाए, इसका मतलब बीच में कहीं मैक्सिमम आएगा। मैक्सिमम तब आएगा जब उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो का मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो हमने यहाँ पे देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिखा सेंटर की तरफ और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लिखा टेंजेंट की तरफ। तो इसमें अगर ये वर्टिकल लाइन बना दूं, ये थीटा है तो यहाँ थीटा हो जाएगा 90 या 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल का एक वर्टिकल कंपोनेंट है AC cos थीटा, और टेंजेंशियल वाले का इस तरफ कंपोनेंट है AT sin थीटा। एक ऊपर है एक नीचे है, और हमको पूछा है टोटल एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन जीरो। हमने दो निकाले, सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ होता है, टेंजेंट टेंजेंट की तरफ होता है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम करनी है तो वर्टिकल एक्सेलरेशन को जीरो कर दिया। तो बताओ ऊपर नीचे का काटो वैल्यू, तो AC cos थीटा इज इक्वल टू AT sin थीटा। अब AC की जगह लिख दिया 2G cos थीटा, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 2G cos थीटा, और AT की जगह लिख दिया G sin थीटा, और फिर ये इंटू साइन थीटा। G कैंसिल हो गया तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 हो गया, tan थीटा इक्वल टू √2 हो गया, तो थीटा का वैल्यू आ गया tan इनवर्स √। इससे मुझे क्या पता चल गया? मुझे वो पोजीशन पता चल गई, वो एंगल पता चल गया जहां पे दोनों दोनों एक्सेलर इधर यार दोनों एक्सेलरेशन के वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो एक एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट दूसरे का। आपको मेन मुद्दा ये पकड़ना है कि सब यहां से चला, यहां पहुंचने पर सेंट्रीपिटल कैसे निकालेंगे? v²/r करके। तो वेलोसिटी हमने एनर्जी कंजर्वेशन से निकाली, v²/r कर दिया, सेंट्रीपिटल आ गया। सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एबीडी बनाने से आ गया। एक बार पीछे जाते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है एंगल थीटा बिटवीन थ्रेड एंड वर्टिकल एट द मोमेंट व्हेन टोटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली। ये और पहले बी और सी पार्ट सेम है, बी और सी पार्ट सेम है, बी और सी पार्ट सेम। तो सवाल पूछा है टेंशन, जैसे बी पार्ट में पूछा है फाइंड थ्रेड टेंशन एट द मोमेंट व्हेन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो टेंशन का फॉर्मूला था, टेंशन का आंसर था 3mg cos थीटा, और हमने वो थीटा निकाल दिया है, tan थीटा का वैल्यू √2 आया, तो cos थीटा का वैल्यू देखो, tan थीटा होता परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस को 1 ले लिया तो 1/√3 हो जाएगा। एक बार दिमाग लगाओ, तो cos थीटा का वैल्यू यहां रख देंगे 3mg 1/√। ये टेंशन उस पॉइंट पे आया जहां पे वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम हुई और जहां पे वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो हुआ था। अगर वर्टिकल एक्सेलरेशन जीरो हो गया है
तो सारा का सारा एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में चला गया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला गया है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इसी थीटा पर मैच। क्वेश्चन थर्ड पार्ट भी सेम पूछ रहा है, बोल रहा है ऐसा एंगल बताओ जिसमें सारा एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल है। भाई सारे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 है। तो हमने तो वो पॉइंट निकाल ही दिया, उसका tan थीटा √2 और cos थीटा का वैल्यू 1/√3 आ रहा है। चलो नेक्स्ट सवाल। A ball suspended by a thread swings in vertical plane so that its acceleration value in extreme and lowest position are equal. Find the deflection. देखो ये भी एनर्जी से होगा, लेकिन थोड़ा सा पार्ट देखो। ये मान लो L लेंथ का धागा है और इसको साइड में ले जाके हमने यहां से छोड़ा। इस जगह को कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, क्योंकि इस पोजीशन पर इसका वेलोसिटी 0। जब यहां से चल के नीचे पहुंचेगा तब ये v वेलोसिटी से चल रहा होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका वेलोसिटी 0 है, तो इस समय इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो v²/r होता है, वेलोसिटी 0, सेंट्रीपिटल 0। यहां पे हमने mg लगाया, तो mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा हो गया, तो दूसरा कंपोनेंट mg sin थीटा हो गया। अब यहाँ पे टेंशन और mg cos थीटा तो आपस में बैलेंस हो गया, क्योंकि सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन यहां वाला ये वाला फोर्स अनबैलेंस्ड है। तो इस पोजीशन पे एट एक्सट्रीम पोजीशन जो भी एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, क्योंकि सेंट्रीपिटल है नहीं वहां पे। ओनली एक्सेलरेशन इज टेंजेंशियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज g sin थीटा, क्योंकि फोर्स अगर mg sin थीटा अनबैलेंस है तो फोर्स अपॉन मास करेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन g sin थीटा। ऐसे लोएस्ट पॉइंट पे पहुंचो तो यहाँ पे t लग रहा है और यहाँ पे mg लग रहा है। इस केस में हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, सो देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स 0 है। तो यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन है वो जो लिखा हुआ है ना लोएस्ट पोजीशन, तो एट लोएस्ट पोजीशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, बिकॉज देयर इज नो टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग। mg भी परपेंडिकुलर लग रहा है और वेलोसिटी के और टेंशन भी परपेंडिकुलर लग रहा है। इस केस में जो भी एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/r होता है। r मान लो इस सर्कल का रेडियस है, तो वेलोसिटी निकालेंगे एनर्जी से। अभी जब हमने सवाल कर रहे थे, मान लो ये एंगल थीटा है, तो पहले यहां से घूम के आ रहा था तो r cos थीटा चल रहा था, ये वाला डिस्टेंस था r cos थीटा। अब ये नीचे वाला डिस्टेंस चल रहा है, तो ये पूरा लेंथ है r, ऊपर से ऊपर वाला डिस्टेंस है r cos थीटा, तो नीचे वाला डिस्टेंस हो गया r - r cos थीटा। यहां पर वेलोसिटी 0 है, तो नीचे वाले पॉइंट पर वेलोसिटी √2gh होती है। तो एट लोएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज √2gh। h की जगह लिख दिया आपकी r - r cos थीटा, r1 - cos थीटा, ये वेलोसिटी हो। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया v²/r, r - r cos थीटा, ये रूट हटा देंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा, 2g1 cos थीटा। तो ये लोएस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन है, लोएस्ट पॉइंट। और ये एक्सट्रीम पॉइंट का एक्सेलरेशन है, एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट में वेलोसिटी 0 थी तो सेंट्रीपिटल 0 था, तो हमने टेंजेंशियल निकाल दिया। नीचे वाले पॉइंट पे टेंजेंशियल फोर्स ही नहीं है, केवल सेंटर वाले फोर्स है, एक सेंटर की तरफ लग रहा है, एक बाहर की तरफ लग रहा है, तो हमने v²/r से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल दिया, वो भी आ गया। क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा एंगल बताओ कि लोएस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन और एक्सट्रीम पॉइंट का एक्सेलरेशन इक्वल है, तो मैंने जो आंसर निकाले उनको इक्वल कर देंगे। तो लोएस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन और एक्सट्रीम पॉइंट का एक्सेलरेशन इक्वल कर दिया, तो आंसर आया 2g1 - cos थीटा इज इक्वल टू g sin थीटा। अब इसमें 1 - cos थीटा को 2 sin²θ/2 लिख देते, और g sin थीटा को 2 sin θ/2 cos θ/2, मतलब आधे एंगल में कन्वर्ट कर दिया। तो sin²θ, एक sin थीटा से कट गया, 2 से कट गया, g से कट गया, तो ये sin θ/2 और cos θ/2 का रेशियो ले लिया तो tan θ/2 आ गया।
तो tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा का वैल्यू 2 tan इनवर्स 1/2। लगाओ दिमाग एक बार। मतलब ये सॉल्विंग का सवाल था। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी नहीं है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज टोटल एक्सेलरेशन। नीचे वाले पॉइंट पर जो भी फोर्स है वो सेंटर वाले फोर्स है, सेंटर वाले फोर्स होते हैं तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, लेकिन कोई फोर्स ऐसे साइड साइड में नहीं, मतलब सर्कल के टेंजेंट में कोई फोर्स नहीं लग रहा, केवल ऊपर नीचे लग रहे हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं, तो इनसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बनेगा, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स से नहीं बना रहे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v²/r से बना रहे वेलोसिटी निकाल के। तो कहानी में ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। चलो इसको करते हैं अभी। पहले ये क्वेश्चन करते हैं। ये सब हीरोडोप के क्वेश्चंस हैं अब जो कर रहे हैं, पढ़ते। A cyclist rides along the circumference of circular horizontal plane of radius r. The friction coefficient being dependent only on distance small r from the center of the plane as k is equal to k naught 1 minus small r by capital R. मतलब एक r रेडियस का सर्कल है जिसमें साइकिल को घूमना है, ये ऊपर से देख रहे हैं। आर रेडियस के सर्कल में कहीं भी घूम सकता है, वो आर रेडियस पे घूम सकता है, r/2 पे घूम सकता है, r/3 पे घूम सकता है, r/4 पे, कितने भी रेडियस पे वो घूम सकता है, मतलब सेंटर के चारों तरफ किसी भी सर्कल में घूम सकता है। लेकिन हर जगह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग है, तो जहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा वहां ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, ज्यादा फ्रिक्शन अवेलेबल होगा तो फास्ट चल पाओगे, और जहां कोफिशिएंट कम होगा वहां पे कम फ्रिक्शन लगेगा तो वहां पे स्लो चल पाओगे। तो यही यहाँ पे कहानी में गड़बड़ हो गया। लिखा है फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया के ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R। अगर यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे जाओगे तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग जगह पर अलग अलग है, के नॉट 1 माइनस r बाय R। तो कैपिटल R वाले पोजीशन पे जाएंगे तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिखेंगे। तो अगर स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिखो तो 1 माइनस 1 यानी फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। यहां पे फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तो बड़े सर्कल में चलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस स्लिपरी है। अगर सरफेस स्लिपरी है तो फिर तेज नहीं मुड़ सकते, जैसे बारिश हो जाती है और तेजी टर्न लेंगे तो बाइक तुम्हारी स्किड करके बाहर गिरेगी। तो यहाँ पे बाहर जाने पर फ्रिक्शन कम होता जा रहा है, इसलिए बड़े सर्कल में चलना मुश्किल है। तो हमने क्या किया, अगर मान लो हॉरिजॉन्टल में ऐसे कोई सर्कल में चले, आर रेडियस पे चले, तो यहाँ पे जो भी फ्रिक्शन फोर्स है वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस होगा। अगर हम v वेलोसिटी से सर्कल में चले तो बाहर लग रहा है mv²/r और अंदर लग रहा है म्यू, मतलब k इंटू एम जी। नॉर्मल रिएक्शन और mg परपेंडिकुलर टू सरफेस है, तो हमने लिख दिया के एम जी इज इक्वल टू mv²/r। r कोई भी जनरल रेडियस है, k का वैल्यू आपने लिख दिया k नॉट 1 माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R इंटू जी इज इक्वल टू v²/r। r ऊपर भेज देते तो r यहां मल्टीप्लाई कर दिया। अब वेलोसिटी फंक्शन ऑफ रेडियस r आ गया है तो उसको डिफरेंशिएट करके जीरो कर देंगे तो सवाल में किस जगह पर मैक्सिमम वेलोसिटी से चल पाएगा वो आ जाएगा। तो हमने स्क्वायर का ही डिफरेंशिएशन कर देना, dv²/dr इक्वल टू 0, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम है, अंदर r को पहुंचा के डिफरेंशिएट कर देते। तो k नॉट g कॉमन हो गया, अंदर r मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू r r है, r का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और यहाँ पे r²/r है तो 2r/r हो जाएगा। इसको इक्वल टू 0 कर दिया तो 1 माइनस 2r/r को 0 कर देते हैं तो r का वैल्यू r/2 आ जाएगा। यानी आधे रेडियस पे चलेंगे तो सर्कल में सबसे तेज बाइक चल पाई, फास्टेस्ट। फ्रिक्शन आगे जाने पे कम हो रहा है लेकिन वेलोसिटी का वैल्यू आगे जाने पर बढ़ता है। जितने बड़े सर्कल में चलोगे उतना चलना इजी हो जाएगा। तो देखो हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फ्रिक्शन के लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल कर दिया। ऐसा क्यों करते हैं?
क्योंकि फिसलने से जस्ट पहले फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाता है, तो अंदर वाला फोर्स फ्रिक्शन बना दिया और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, नॉर्मल और mg बैलेंस है। यहां पे पार्टिकल एक ही वेलोसिटी से चल रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहे हैं। ये भी काइनेमेटिक्स का सवाल है, ये बाद में करेंगे, या इसको देख लो एक बार और, जितनी बार क्वेश्चन कर लेंगे उतना अच्छा है। देखो यहाँ पे क्या है, मतलब रियलाइज करना, पिछले सवाल में हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स के लिमिटिंग वैल्यू से बैलेंस कर दिया था। हमने बोला बाहर एक बाइक को धक्का देगा, वो हो गया mv²/r, अंदर फ्रिक्शन रोक रहा है, और बाहर का फोर्स बढ़ाएंगे क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो अंदर का फोर्स भी बढ़ाएंगे, लेकिन फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू से नहीं ज्यादा होगा, तो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू बाहर वाले फोर्स के बराबर कर दिया। ये हमारा तरीका हो गया। लेकिन यहां पे देखो थोड़ा ध्यान से, तो कार मूव्स विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 80। जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सवाल में दे दे तो पार्टिकल के पास दो दो एक्सेलरेशन हो जाते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि सर्कल में तो चल ही रहा है ना, अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस सब्सक्राइबिंग सर्कल ऑफ रेडियस 40 मीटर। तो जैसे तुम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से चलोगे वैसे वैसे तुम्हारा स्पीड बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ता जाएगा तो तुमको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी मिलने लगेगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो दो दो एक्सेलरेशन फ्रिक्शन से बनेंगे। तो जहां फिसल रहा होगा वहां पे फ्रिक्शन, जैसे लिखा हुआ है, पढ़ो आगे, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन व्हील्स ऑफ द कार एंड द सरफेस इज k, पॉइंट 2, व्हाट डिस्टेंस विल द कार राइड विदाउट स्लाइडिंग इफ एट द इनिशियल मोमेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो कार की वेलोसिटी शुरुआत में 0 है और बाद में फिसलते समय भी है, तो इफ एट द टाइम ऑफ स्लाइडिंग स्पीड इज v, तो फिर जो टोटल एक्सेलरेशन चाहिए, नेट एक्सेलरेशन, वो अंडर रूट ऑफ AT² प्लस AC² चाहिए। अब यहां पे टोटल एक्सेलरेशन के हिसाब से देखें तो ये भी दोनों फ्रिक्शन से ही मिलेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन इज ओनली फोर्स एक्टिंग। तो यहां पे फोर्स को लिख दिया, फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू लिख दिया kmg, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो फ्रिक्शन से मिल सकता है वो k इंटू जी, क्योंकि मास से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन kg है उसका वैल्यू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस v²/r का होल स्क्वायर। तो यहां से उल्टा सॉल्व करोगे तो k² g² माइनस टेंजेंशियल का स्क्वायर इंटू r² का पावर 1/4। अभी अभी ये सवाल किया था, ये वेलोसिटी आ जाएगा, और थर्ड इक्वेशन लगा लो क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो v² इज इक्वल टू u² प्लस 2 टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा v²/2 8। ये v कहां से लाएंगे, ये वेलोसिटी v यहां से उठा के रख देंगे। तो याद रखिएगा, पिछले सवाल में पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं हो रहा था, तो हमने फ्रिक्शन फोर्स से बने मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स के एक्सेलरेशन को सेंट्रीफ्यूगल के इक्वल कर दिया। लेकिन अगर दोनों एक्सेलरेशन फ्रिक्शन से बन रहे हैं तो AT² प्लस AC² को म्यूजी के इक्वल कर रहे हैं, वैसे v²/r को म्यूजी के इक्वल कर रहे हैं। दोनों बातों में अंतर समझना। पिछले सवाल में ये m से m काट दो तो kg का वैल्यू v²/r है, क्योंकि पार्टिकल एक ही स्पीड से चले जा रहे हैं, यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ही नहीं, जबकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया तो टोटल एक्सेलरेशन को kg के बराबर कर दिया। दोनों कहानियों में अंतर पकड़ना है। अगर टेंजेंशियल से चल रहा है तो फिसलते समय दोनों एक्सेलरेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शन, तो ये अंतर हो गया। मेटालिक हेमिस्फीयर इज हैविंग डस्ट ऑन इट्स सरफेस, the sphere is rotating about vertical axis passing through its center with omega. Now dust is visible only top 20% area of curved hemisphere. Radius of hemisphere is 0.1. Find coefficient of friction between dust particle and hemisphere. ये भी बहुत जबरदस्त सवाल है, मुझे पता नहीं सॉलिड एंगल आपको आता है कि नहीं आता है, तो इसको सॉलिड एंगल की बात अभी करेंगे तब करते हैं। इसको देखो, नेक्स्ट सवाल कर, a particle of mass m attached to vertical rod with two inextensible strings AO and BO, equal length L, distance between A and B is also L। मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो मतलब यहाँ वर्टिकल लाइन बना दे तो यहाँ भी 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री है,
यहाँ का टेंशन T1 है, यहाँ का टेंशन T2 है, और यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा दिया। यहाँ का ये जो रेडियस, जिस रेडियस में पार्टिकल सर्कल में घूमेगा, वो रेडियस का वैल्यू इसका परपेंडिकुलर यानी कि √3L/2 हो जाए। तो ये रेडियस हो गया, ठीक है। L cos 60 से आसानी से निकल, ये L है, ये 60 डिग्री है, तो ये L cos 60 हो गया। तो L मतलब √3L/2, तो रेडियस आ गया सर्कल में घूमने। फिर यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mR⍵² लगा दिया, R का वैल्यू हमारे पास है, एक mg लगा। तो आप अगर इसका एफबीडी ढंग से देखें तो एक टेंशन T1 ऐसे लग रहा है, एक टेंशन T2 ऐसे लग रहा है, इनके बीच में 60 डिग्री लग रहा है, और बीच में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे बाहर की तरफ है, m√3L/2⍵², और यहाँ mg भी लग रहा है। अब आपको कंपोनेंट ले लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। फिर किसी को कॉल आ गया, एक मिनट। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस करना है। तो आप देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लिखा फाइंड द वैल्यूज ऑफ ओमेगा फॉर विच पार्टिकल रिमेन्स एट पॉइंट बी। ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन सेटअप इज रोटेटेड विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एफ एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको देखो बहुत तेज घुमाओगे तो ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा तो टेंशन दोनों धागे टाइट रहेंगे। लेकिन अगर इसको स्लो चलाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो ये जो बाहर धक्का देने वाला इफेक्ट है वो कम होगा, तो mg इसको अंदर धक्का देगा, अंदर धक्का देगा तो टेंशन T2 का वैल्यू डिक्रीज होने लगेगा। तो एक ऐसा मोमेंट भी आएगा, ओमेगा का एक ऐसा वैल्यू भी आएगा कि तुम इतना स्लो घुमा रहे हो कि नीचे वाला धागा स्लैक हो सकता है। तो हमने बोला अगर ये बी पॉइंट पे ही रहना चाहे तो ये धागा स्लैक नहीं होना चाहिए, मतलब ये अंदर पास में नहीं आ सकता। अगर पास में नहीं आ सकता तो धागे का मिनिमम वैल्यू 0 करके हम फोर्स क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो अगर T2 का वैल्यू 0 है तो उसके लिए ये एक पर्टिकुलर आंसर बनेगा, ओमेगा का वैल्यू निकलेगा। तो हमने क्या किया, T2 का वैल्यू मोमेंटरली 0 कर दिया, और यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ पे T2 sin 30 लिख दिया, यहाँ पे T1 cos 30 लिख दिया। तो T1 cos 30 mR⍵² के इक्वल कर दिया। तो T1 cos 30 होता है √3/2 इज m√3L/2⍵²। √3/2 कट गया, T1 का वैल्यू आ गया mL⍵²। अभी ओमेगा का वैल्यू है, लेकिन T1 sin 30 mg के बराबर है। T1 sin 30 होता 1/2 इक्वल टू mg कर दिया। तो 2mg इक्वल टू यहाँ पे रख दिया T1 का वैल्यू, तो यहाँ पे 2mg इक्वल टू mL⍵² आया, m से m कैंसिल हो गया, तो ओमेगा का वैल्यू आ गया √2g/L। ये ओमेगा से घुमाओगे तो ओमेगा इज ग्रेटर देन इक्वल टू √2g/L रखोगे तो फिर ये कभी भी स्लैक नहीं होगा और जिस पॉइंट पे उसी पॉइंट पे घूमता रहेगा। तो अगर तेज घुमाएंगे तो बाहर ज्यादा भागेगा, तो दोनों धागे टाइट रहेंगे। अगर धीरे घुमाएंगे तो बाहर कम भागेगा, तो mg विल ट्राई टू पुश दिस डाउन, तो mg नीचे ले आएगा, तो ये धागा स्लैक हो सकता है। क्वेश्चन है कि बी पॉइंट पर ही रहे, इसके लिए कितने ओमेगा से घुमाना है। तो पहला पार्ट है फाइंड वैल्यूज ऑफ ओमेगा फॉर विच पार्टिकल रिमेन्स, तो हमने ओमेगा ग्रेटर देन 2g/L ऐसा लिख दिया। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच टेंशन T1 is in the string AO is greater than mg but other string remains slack. Other string remains slack. तो T1 का वैल्यू ग्रेटर देन mg डाल देने से, T1 का वैल्यू अगर ग्रेटर देन mg डाल देंगे तो T1 sin थीटा का वैल्यू, T1 sin थीटा, अभी थीटा मान लेते हैं क्योंकि नीचे वाला स्प्रिंग अगर धागा स्लैक हो गया तो फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की कहानी खत्म हो जाएगी। तो फिर से यही क्वेश्चन, कोनिकल पेंडुलम का सिंपल सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग ना लॉजिक शायद पकड़ पा रहे होगे कि किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग केवल एफबीडी बना रहे हैं और फिर सेंटर वाले फोर्स को देखो, आराम आराम से समझो। किसी भी सवाल में एफबीडी बना रहे, किस लिखा है कि अगर ये मान लो अभी थीटा एंगल पे है और नीचे वाला धागा स्लैक हो चुका है और ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा, तो हमने बोला अगर ये लेंथ L है, ऊपर वाला धागा स्लैक नहीं हुआ,
तो ये वाला लेंथ हो जाएगा L sin थीटा, इसी को रेडियस बोल दिया। यहाँ लग रहा है mg, यहाँ है m r ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे है t, ये t1 cos थीटा, t1 sin थीटा। तो इक्वेशन बनाया तो t1 cos थीटा इक्वल टू mg हो गया, t1 का वैल्यू आ गया mg बाय cos थीटा, तो t1 इज ग्रेटर देन mg लिखना है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा ये तो ग्रेटर ही हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा तो हमेशा ही 1 से छोटा होता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच टेंशन T1 in string A, नहीं, second, find the values range of theta for which tension T1 in the string is greater than mg but other string remains lag। तो मतलब for any angle theta, तो धागे का मतलब थीटा का वैल्यू 0 से नीचे वाला धागा स्लैक रहे तो ये 60 डिग्री बन रहा था, 0 से 60 डिग्री तक कोई भी थीटा ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो cos थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो ग्रेटर देन मतलब 0 छोड़ दो, तो cos थीटा का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो थीटा 0 आ जाएगा, तो टेंशन mg के बराबर है। cos थीटा का वैल्यू 1 डिग्री 2 डिग्री कुछ भी रखोगे तो ये 1 से छोटा हो जाएगा, तो टेंशन अपने आप mg से बड़ा हो जाएगा। तो टेंशन इज ग्रेटर देन mg करने के लिए cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1 करना पड़ेगा, और एनी एंगल ऑफ थीटा, cos थीटा हमेशा 1 होता है, भी एंगल ले लो, लेकिन धागा नीचे वाला स्लैक रहे तो 60 डिग्री से छोटा एंगल बनना है, तो थीटा का वैल्यू ये आ गया 0 से 60 डिग्री। तो हमने ओमेगा के वैल्यू निकालने, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। T1 sin थीटा इज इक्वल टू ml sin थीटा ओमेगा स्क्वायर, sin थीटा काट दिया, T1 का वैल्यू हो गया ml ओमेगा स्क्वायर, और T1 cos थीटा इक्वल टू mg है, तो mg बाई cos थीटा यहाँ पे T1 की जगह लिख दिया, mg बाय cos थीटा इज इक्वल टू ml ओमेगा स्क्वायर। आप देखो कुछ भी याद करके नहीं जा रहा हूं, जैसा जैसा एफबीडी का इक्वेशन बन रहा है वैसे वैसे इक्वेशन बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ ओमेगा का वैल्यू आ गया, देखो रूट ऑफ g बाय एल cos थीटा। अब इसमें cos थीटा का वैल्यू अगर थीटा 0 डालेंगे तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, ओमेगा 1 का वैल्यू आ जाएगा रूट g बाई एल, और थीटा का वैल्यू अगर 60 डिग्री डालेंगे तो ओमेगा 2 का वैल्यू आ जाएगा रूट 2g बाई एल। इसका मतलब है अगर मुझे यहां से यहां तक चलाना है तो ओमेगा का वैल्यू रूट जी बाई एल से ज्यादा और रूट 2g बाई एल से कम रखना पड़ेगा। रूट जी बाई एल से कम रखोगे तो टेंशन mg के से mg के इक्वल हो जाएगा, तो mg से बड़ा रखना है और 60 डिग्री से छोटा एंगल रखना है, क्योंकि 60 डिग्री से बड़ा एंगल ले जाने की कोशिश करेंगे तो नीचे वाला धागा भी जाग जाएगा। देखो यहाँ पे जो बन रहा है 60 डिग्री है, 60 डिग्री मतलब नीचे वाला धागा इस 60 डिग्री से दूर नहीं जा सकता, टाइट हो जाएगा। तो अगर ये यहाँ पे कहीं है तो ये धागा स्लैक चलेगा, अंदर आ गया तो स्लैक चलेगा, यहां तक मैक्सिमम जा सकता, 0 से 60 डिग्री कर। तो किसी भी क्वेश्चन में यही हो रहा है कि सवाल अगर पूछा है तो हम लोग जो सर्कल है बस उसी को सॉल्व किए जा रहे हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और, जैसे ये सवाल है इसको भी करते हैं, एक बार पढ़ो। कोई भी सर्कल के सवाल में अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे दिया हुआ है तो काइनेमेटिक्स भी लगानी पड़ सकती है, लेकिन अगर क्वेश्चन नॉर्मल एफबीडी वाला ही है तो आप एफबीडी बनाइए, सेंटर वाले फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस कर दीजिए और टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन अलग से निकाल दीजिए। देखो सवाल लिखा, स्मॉल कॉलर ऑफ मास m इज इक्वल टू 100 ग्राम स्लाइड्स ओवर द surface of horizontal circular rod of radius
0.3 मीटर। सर्कुलर रॉड का मतलब है ये सर्कल बन रहा है, ये लूप जैसा है, उसमें एक कॉलर छोटा सा घूम रहा, बीड जैसा हो गया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रॉड एंड द कॉलर इज म्यू पॉइंट समथिंग। फाइंड द एंगल मेड with vertical by force applied by the rod on the collar when speed of the collar is 2 meter per second. Find the angle made by with vertical by the force applied. देखो ध्यान से देखना, मामला बहुत जबरदस्त है इस समय। देखो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ सर्कुलर रॉड है, मतलब ये सर्कुलर पाइप बना हुआ, इसमें एक कॉलर ऐसे यानी छोटा सा बीड ऐसे घूमते हुए जा रहा है। तो बीड जब फिसलते हुए जाएगा तो बीड का वेलोसिटी हर जगह चेंज हो रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है जब बीड 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तब उस पर लगने वाला टोटल फोर्स बताओ। क्वेश्चन है फाइंड एंगल मेड विद वर्टिकल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द रॉड। रॉड इस बीड पे दो फोर्स लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन। देखो लेकिन नॉर्मल रिएक्शन के दो दो वैल्यूज हैं, एक बार ध्यान से देखना। अगर ये बीड नहीं चल रहा होता तो एक तो mg फोर्स नीचे लग रहा होता, तो नॉर्मल रिएक्शन का एक जो वैल्यू है नॉर्मल रिएक्शन n1, वो mg को बैलेंस करने के लिए प्लेन के यानी वर्टिकल में ऊपर लगेगा, mg नीचे वर्टिकल में ऐसे ऊपर लगेगा, एक नॉर्मल। दूसरा इस पार्टिकल पे सेंटर से अवे की तरफ, अवे फ्रॉम द सेंटर, एक mv स्क्वायर बाय आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसको बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन n2 लगेगा। क्योंकि रॉड सर्कुलर है यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है और बीड का भी क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर है, तो ये ऐसे सर्कल पे सर्कल बैठा होगा, तो जिस पॉइंट से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर mg को बैलेंस कर रहा होगा वहीं से एक नॉर्मल रिएक्शन सेंट्रीफ्यूगल को भी बैलेंस कर रहा होगा। तो देयर आर टू नॉर्मल रिएक्शन, मतलब अगर मैं सर्कल को और साइड से देखूं और यहां पे बीड लगाऊं तो एक तो mg नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है, ये नॉर्मल mg है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो सर्कल से बाहर की तरफ लग रहा है उसके करस्पॉन्डिंग एक नॉर्मल रिएक्शन n2 और लगेगा। तो दो नॉर्मल रिएक्शन है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स जो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन का वो अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर ऐसे लग रहा होगा। अब ये फोर्स तो ऑलरेडी टेढ़ा हो गया, और तीसरा फोर्स जो बीड पे लगेगा रॉड की वजह से वो फ्रिक्शन लगेगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो mg को बैलेंस कर रहा है वो भी ये रॉड लगा रहा है, जो अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है वो भी रॉड लगा रहा है, और जो फ्रिक्शन लगेगा वो टेंजेंशियल। तो अगर ये आगे चल रहा है बी वेलोसिटी से तो यहां पे एक टेंजेंशियल फोर्स और लगेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन नॉर्मल नॉर्मल, देयर आर थ्री फोर्सेस। एक बार देख लो, एक नॉर्मल वर्टिकल है, एक नॉर्मल सेंटर की तरफ है और एक फ्रिक्शन टेंजेंशियल है। तो अगर ऊपर से सर्कल को देखूं तो एक नॉर्मल ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है जो mg को बैलेंस कर रहा है, एक नॉर्मल सेंटर की तरफ आ रहा है n2, और एक फ्रिक्शन टेंजेंशियल लग रहा है। ये फ्रिक्शन काइनेटिक है इसलिए म्यू इंटू अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर करते। अब सबके वैल्यूज एक एक करके कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये तीनों फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक वर्टिकल है और दो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाले फोर्स आपस में एक सेंट्रीपिटल है जो सेंट्रीफ्यूगल को बैलेंस करेगा mv स्क्वायर बाय आर को, और एक फ्रिक्शन लग रहा है जो टेंजेंशियल है जो सरफेस के पैरेलल है। तो रिंग बीड 3D जैसा हो गया, एक सेंट्रीपिटल नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है, एक टेंजेंशियल फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है और एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है जो mg को बैलेंस कर रहा है। तो तीन फोर्स ऐसे लग रहे हैं, एक mg को बैलेंस करने वाला, एक फ्रिक्शन फोर्स और एक नॉर्मल, ये तीनों है। तो एक को आई कैप, एक को जे कैप और एक को के कैप मान लेंगे, तो आई कैप जे कैप तीनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा। लेकिन पहले फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं म्यू इंटू एन से। तो n1 का वैल्यू mg है, mg 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दिया और g को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सब कैलकुलेट करा तो 1 न्यूटन आ गया n1। n2 का वैल्यू होता है म्यू mv स्क्वायर बाय आर, तो मास को लिख दिया 10 ग्राम यानी कि 0.1 kg, रेडियस दिया हुआ है 0.3, रेडियस दिया है 0.3,
और वेलोसिटी दिया है 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड का मतलब वेलोसिटी v स्क्वायर बाय आर, तो 0.3 कर दिया, 3 से पॉइंट हटा दिया, तो 4/3 आ गया। फिर अंडर रूट ऑफ n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर से टोटल नॉर्मल रिएक्शन निकाला, जिसको फ्रिक्शन के अगेंस्ट यूज करेंगे, तो ये हो गया 1 प्लस 4/3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 5/3 नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू यानी काइनेटिक फ्रिक्शन आया वो म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया 0.8 इंटू 5/3 विच इज अगेन 4/3। तो हमारे 3 फोर्स हो गए। तो नेट फोर्स बाय द रॉड, बाय द सर्कुलर रॉड इज ऑन द बीड, कॉलर है, is under root of n1 square plus n2 square plus friction force square। तो under root of 1 square plus 4/3 का square plus 4/3 का square, ये वापस 4/3 हो गया क्योंकि म्यू इंटू एन कर दिया। तो 16 + 16 + 1, तो ये हो गया 1 + 16/9 इंटू 2, तो 32 + 9 हो गया 41 रूट 41/3, ये हमारा टोटल फोर्स है। फ्रिक्शन, नॉर्मल फ्रिक्शन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो आप किसी भी एफबीडी का सवाल करें, मतलब किसी भी क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन करें, तो आपको हर सवाल में बस एफबीडी बनाना है। एफबीडी बनाते हुए आपको अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करते दिख रहा है, बैलेंस कर दो, नहीं तो ये देखो, एक बार पढ़ो ये लास्ट क्वेश्चन। देखो, a device consists of smooth L-shaped rod located in a horizontal plane and a sleeve A, यहाँ पे एक छोटा सा स्लीव लगा हुआ है A यहाँ, ये मान लो ये मान लो डिस्टेंस L है, और यहाँ पे जो स्प्रिंग है उसका मान लो डिस्टेंस, उसका जो ओरिजिनल लेंथ यानी नेचुरल लेंथ है वो L0 है। तो हमने बोला इफ L0 इज नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ का मतलब होता है रिलैक्स्ड लेंथ, यानी स्प्रिंग को अगर कोई फोर्स नहीं लगाओ तो उसका एक रिलैक्स्ड लेंथ होता है, वो L0 है। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही तुम किसी स्प्रिंग से कनेक्ट करके किसी पार्टिकल को ऐसे घुमाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर धक्का देगा, तो बाहर ऐसे धक्का देगा कि ये ऐसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर्कल के सेंटर से बाहर की तरफ लगने लगेगा। ये थोड़ा 3D डायग्राम है। अगर मैं इसी डायग्राम को ऊपर की तरफ से देखूं, मतलब टॉप व्यू देखूं, तो ऐसे जुड़ा हुआ है, यहां पे सेंटर ऑफ सर्कल है और ये स्प्रिंग जुड़ा हुआ है, ये स्प्रिंग। तो स्प्रिंग में यहां पे एक स्लीव लगा हुआ है। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ L0 होता था, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे बाहर की तरफ, सेंटर से बाहर की तरफ लगने लगा, इसको मैंने लिख दिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अगर यहां एंगल थीटा मान लो मैं, तो यहां पर भी थीटा एंगल ले लेते हैं, तो एक हो गया FC cos थीटा और एक हो गया FC sin थीटा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एक कंपोनेंट इस स्लीव को बाहर यानी आउटवर्ड खींचेगा, तो ये स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगा। तो मान लो स्प्रिंग में इलोंगेशन अगर x हो जाए तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा kx। अब देखो आपको इसी लाइन के अलोंग दो फोर्स दिख रहे हैं, एक फोर्स है kx और दूसरा फोर्स है FC sin थीटा। तो हमने लिखा FC sin थीटा इक्वल टू kx। अब इस फोटो को थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये एक रॉड था, मान लो इसका लेंथ कैपिटल L है, और यहां पे एक स्प्रिंग है जिसका अभी का डिस्टेंस L0 था पहले और x और आगे चला गया, तो टोटल लेंथ है L0 प्लस x। यहां से ऐसे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इस पे एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो हमने मान लो ये एंगल को थीटा बोल दिया और ये हाइपोटेनियस है, इसका जो भी वैल्यू होगा L² प्लस दिस स्क्वायर, है ना, हाँ, बाहर की तरफ। तो
एक हो गया cos थीटा और एक हो गया sin थीटा। ठीक है, तो FC का जैसे अगर मान लो ये पार्टिकल है अभी, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो इसका रेडियस r है, मतलब पार्टिकल इतने रेडियस के सर्कल में चल रहा है। तो यहां पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसका वैल्यू देखो, क्वेश्चन में लिखा ओमेगा से घूम रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू लिख दिया mr ओमेगा स्क्वायर, जबकि यहां सेंटर से लेकर स्लीव तक का जो डिस्टेंस है उसको r लिख रहे हैं। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल सॉरी एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू के एक्स लिख दिया। अब आप देखो, ये अगर आर है और ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूस होगा। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन थीटा की जगह लिख दिया एल नॉट प्लस एक्स अपॉन आर। एक बार ध्यान दो, ये पूरा डिस्टेंस एल नॉट प्लस एक्स है और ये डिस्टेंस आर है। एल नॉट ओरिजिनल लेंथ था, एक्स आगे एलोंगेट हो गया, टोटल लेंथ हो गया एल नॉट प्लस एक्स। तो यहाँ पे आर से आर कैंसिल कर दिया, ये के एक्स हो गया। अब इसको इधर इधर ले जाते, तो एम एल नॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस एम एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा एम एल नॉट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट एक्स। तो एक्स का वैल्यू आ गया एम एल नॉट ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ये जो आंसर आया, ये आंसर इलोंगेशन आ गया। क्वेश्चन पूछा है होल सिस्टम इज रोटेटेड विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। इसमें सवाल में लिख लेना एल नॉट है ओरिजिनल लेंथ, यानी कि ये उसी के टर्म्स में आंसर आता है एम एल नॉट ओमेगा स्क्वायर अपॉन के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ये हमने ऐसे स्प्लिट कर दिया साइन थीटा का फंक्शन बनाकर। ठीक, तो कोई भी सवाल में यही कर रहे हैं कि अगर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ ले लिया तो उसके दो कंपोनेंट इस सवाल में कर दिया, रॉड के परपेंडिकुलर, रॉड के अलोंग। रॉड के अलोंग वाला कंपोनेंट इस स्प्रिंग को इलोंगेट कर देगा, तो हमने उस फोर्स से स्प्रिंग का के एक्स बैलेंस कर दिया। कोई भी क्वेश्चन में यही हो रहा है कि आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाओ और जो भी सेंटर की तरफ जो फोर्सेस हैं उनसे बैलेंस कर दो। तो सारे के सारे पूरे चैप्टर में यही चलता रहेगा। हर सवाल में आपको एफईडी बनाना है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के उसमें अंदर वाले फोर्स को बैलेंस करना है। तो इसको एक बार आप चेक करो क्या क्या हुआ आज, और एक बार रिवाइज करो। नेक्स्ट टाइम हम लोग फ्रिक्शन और सर्कल मिला के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करेंगे। अभी सर्कल के सवालों में एक क्लास और लगाएंगे, मतलब सर्कल और फ्रिक्शन और जो ट्रिकी सवाल बनते हैं उन पे एक क्लास और लगाएंगे और थोड़ा प्रैक्टिस इसकी करेंगे। तब तक आप लोग अपने जो भी कोचिंग मटेरियल और मॉड्यूल से भी ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना। आई थिंक सबके यहाँ अभी लॉज ऑफ मोशन खत्म ही हो रहा होगा, यानी ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा। किसी के यहाँ वर्क एनर्जी स्टार्ट हुआ है क्या संतोष? हाँ सर, अभी सेंटर ऑफ मास शुरू हो गया। ओह, सेंटर ऑफ मास शुरू हो गया, वर्क एनर्जी भी खत्म हो गया। हाँ सर। ओह, अदिता तुम्हारे यहाँ भी सेम है? यस सर। ऑल राइट, तो हमारे वर्क एनर्जी पे फिर जाना पड़ेगा। आन्या? अरे आन्या नहीं जवाब दे रही। चलो ठीक है, इसको मैं भेजता हूँ। आप लोग जो है इसके क्वेश्चंस जो भी मैंने नहीं किए हैं वो भी मैं भेज दे रहा हूँ। तो जो सवाल नहीं किए हैं उनको भी एक बार ट्राई करो और जो किए हैं उनको भी ट्राई करो, क्योंकि ये सब थोड़े अच्छे लेवल के सवाल हैं। अगर ये तुमसे इमेजिन होके होने लगेंगे तो हम लोगों को बहुत फायदा होगा। ठीक है ना? तो इस लेवल के क्वेश्चन अगर हमसे हो रहे हैं तो हमारे एडवांस में हमारा बहुत अच्छा चांस रहता है, मतलब एडवांस में कुछ भी सवाल आएगा फिर हम डील कर ले। तो एटलीस्ट ये लेवल हमको टच करना है, इसके बहुत बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है अभी तो, लेकिन अभी ये लेवल टच करना है। तो ये क्वेश्चंस को एक बार और ट्राई करना, और फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग इसके कुछ डाउट्स और कुछ सवाल रिपीट भी करेंगे और कुछ सवाल हम लोग दोबारा दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना? तो नेक्स्ट टाइम मैं और क्वेश्चन तुमको दे दूँ। नमस्कार।